नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंच चुका है हरियाणा राज्य में और यहां हैं हम फतेहाबाद जिले में और यहीं एक गांव है जिसका नाम है हासंगा। जी हां, इस गांव की अगर बात की जाए, इस गांव में जो किसान है लगातार ना सिर्फ पारंपरिक फसलें लेते हैं बल्कि बागवानी फसलों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में जो हमारा विषय है वो यही रहेगा, किस तरीके से बागवानी फसलें और उसके साथ साथ जल संरक्षण, इन दोनों को ही करके हमारे किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में विशेषज्ञ मौजूद जो हैं। मैं डॉक्टर संदीप आर्या, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वानिकी व बागवानी से संबंधित कार्य को देखता हूँ। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, जिला उद्यान अधिकारी, हरियाणा बागवानी विभाग की तरफ से। मैं डॉक्टर सरदुल मान, कृषि विज्ञान केंद्र फतेहाबाद, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत किया जाए हमारे विशेषज्ञ का। यहाँ आज देखिए, क्योंकि किसान प्रश्न मंच ये कार्यक्रम है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, साथ ही जो हमारे विशेषज्ञ हैं, वो एक मंच पर आएँ जिससे उनकी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो सकें। साथ ही कुछ सवालों के जरिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसानों को ज़्यादा जानकारी मिल सके। और जैसा हमने आज आपको बताया, जो विषय है वो जल संरक्षण और बागवानी है हमारा। तो पहला सवाल यहाँ पर हमारे जो किसान भाई मौजूद हैं उनसे मैं यही करना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं बागवानी की, क्या बागवानी फसलों में पानी की बचत की जा सकती है? हाथ आप खड़े कर सकते हैं, जवाब लेने के लिए मैं आपके पास पहुंचूंगा। देखिए, यहाँ मेरे को थोड़ा सा अब ये सोचना पड़ रहा है कि किसके पास मैं जवाब लूं, कितनी संख्या में जो यहाँ किसान मौजूद हैं और प्रगतिशील किसान हम इनको मान सकते हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि ये गांव कुछ अलग है बाकी गांवों से। हर जगह आपको दिख जाएंगे जो हाथ हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन कोशिश करूंगा सबसे पीछे के छोर पर मैं जाऊँगा इस बार, क्योंकि एक युवा किसान मेरे को वहाँ नजर आ रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जानकारी उनके पास है। और सवाल जो है हमारा वो यही, क्या बागवानी फसलों की जब हम बात करते हैं वहाँ पर पानी की बचत की जा सकती है या नहीं। देखेंगे जो बिल्कुल अंतिम छोर से एक युवा किसान हैं, उन्होंने जो हाथ उठाया है उसका क्या जवाब हमें मिलता है और क्या ये जवाब इनको किसान कप का विजेता बना सकता है या नहीं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम केसर दास है जी। गाँव हासंगा से हूँ सर जी। बागवानी को बचाया जा सकता है जी। अधिक पानी से, टिपका सिस्टम से। अधिक पानी से या कम पानी से? कम पानी से। कम पानी से, हाँ जी। तो बचत की जा सकती है। हाँ, बचत की जा सकती है। और किस तरीके से बचा सकते हैं पानी को? टपका सिस्टम है। टपका सिस्टम? हाँ जी। जी, टपक सिंचाई। हाँ जी। चलिए। और सिप्रेस्टिम सिस्टम से। जी। दो सिस्टम से पानी की बचत हो सकती है। चलिए, बिल्कुल इनका मानना है 2 प्रणालियां हैं जिनके तहत आप पानी की बचत कर सकते हैं। लगातार हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने हाथ यहाँ खड़े किए हुए हैं, उनके पास भी हम चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आप पानी की बचत कर सकते हो और कितना महत्वपूर्ण ये आप सभी के लिए। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम कुलदीप है, गाँव हासंगा से हूँ सर। ड्रिप सर, सबसे पहले इसमें सिंचाई इसमें ड्रिप सिस्टम सर यूज़ कर सकते हैं, जिससे पानी की काफ़ी बचत होगी। जी, तो आप करते हैं इस प्रणाली? हाँ सर। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं। इन्होंने कहा ड्रिप विधि जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और पहली पंक्ति में भी खाद जो है वो खड़ा किया गया था। इनसे भी हम जवाब लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम सूरजवान सियाग है जी। और पानी की बचत के लिए सबसे पहले तो ड्रिप लगाना चाहिए अपने बाग में जी। उसके बाद फुहारा विधि भी है और पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाया जाता है। जी, तालाब भी बनाया जाता है जिसमें वर्षा और नहर का पानी इकट्ठा करके बाद में यूज किया जा सकता है। जी, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। देखिए कितना अच्छा जवाब यहाँ मिला कि बाद में अगर हमें उस पानी का उपयोग करना है तो कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन अब सीधा चलते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे जो 3 जवाब हमें मिले हैं, इन 3 जवाब में सटीक जवाब कौन सा है। जी डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे। इसमें वैसे तो लगभग तीनों किसान भाइयों ने ठीक जवाब दिया है, लेकिन जो बेस्ट जवाब है वो जो लास्ट में सूरजवान ने जवाब दिया है वो सही है। जी, यानी जो आखिर में हमें जवाब मिला वो हमारे किसान कप के हकदार हैं। तो काफ़ी उसका इनाम का हकदार है कि उन्होंने बहुत अच्छा बताया है। उसमें ये है कि जो मेन मुख्य जो फसलों जो बागवानी फसलें हैं उसको पानी इसलिए इसमें बचत होती है कि वो थोड़ी सी जो उनकी क्रॉप की जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो क्रॉप का डिस्टेंस ज़्यादा होने से उसमें हम जो टपका सिंचाई संयंत्र है उसको आसानी से अपना सकते हैं। तो इसमें जो मेन अपनी जो प्रणाली है टपका सिंचाई प्रणाली, उसमें एक तो है सबसे पहले जो ड्रिप सिस्टम है जी, दूसरा टपका सिंचाई संयंत्र, दूसरा जो है फवारा सिस्टम है जिसमें कि मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। वो दोनों को इंस्टॉल करके और जो बागवानी की दोनों मुख्य फसलें हैं बाग और सब्जी, उसमें उसको आसानी से उसका प्रयोग हम कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, और जैसा यहाँ हमें हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने बताया, जो आखिर में हमें जवाब मिला जो किसान हैं सूरजभान जी उनकी तरफ से, वो एक सटीक जवाब। तो मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सूरजभान जी आप आ सकते हैं हमारे पास, क्योंकि सूरजभान जी यहाँ बन चुके हैं किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप अपनी जगह पर। तो ये पहला सवाल का जवाब हमें यहाँ पर मिला, एक सटीक जवाब। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि किस तरीके से अगर हमारे जो किसान भाई हैं वो पानी की बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जैसा वो बता रहे थे कौन सा जवाब उनको यहाँ सबसे ज़्यादा सटीक लगा, और इसमें कहीं ना कहीं जानकारी भी निकल कर आई। लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम इसको देखते हैं, इसके लिए ना सिर्फ हमारे किसान भाई बल्कि सरकार जो है वो भी गंभीर नज़र आती है, और बाकायदा इसके लिए एक योजना भी जो है उसको भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए हितों को देखते हुए किसानों के लिए लाया गया। हाँ बिल्कुल, इसमें हरियाणा जो स्टेट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से हमारे यहाँ स्कीम में एक अभी हमने इसका लॉन्च किया है, वो पीछे से भी चली आ रही है, लेकिन इसको इस बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लिया गया है। इसमें जो हमारा मेन है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यदि कम से कम पानी से हम अधिक से अधिक बागवानी फसलों को कैसे ले सकते हैं, उसके लिए सरकार किसानों को 60 से और 90% तक अनुदान दे रही है। जो बड़े फार्मर है 5 एकड़ से ज़्यादा जिनकी लैंड होल्डिंग है उनको 60% देती है, जो जिनकी लैंड होल्डिंग 5 एकड़ से कम है उनको 75%, और जो अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको 90% अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा पानी की बचत यदि हम टैंक बनाएं तो उसके कारण भी टैंक से सिस्टम को जोड़ के जो भी अपना टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई है उससे आसानी से फसलों को सिंचाई किया जा सकता है। बिल्कुल सिंचाई की जा सकती है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ना सिर्फ अगर इस योजना की भी हम बात करें जिसका उद्देश्य यही है हर खेत को मिलने, और हमारी जो किसानों की एक लागत है वो भी इस योजना के तहत कम हो सकती है। तो पहला सवाल का जवाब हमें यहाँ पर मिला, और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस जानकारी को यहाँ पर ले पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले पायदान पर, यानी जो दूसरा सवाल है हमारे पास किसानों के लिए। दूसरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार और भी ज़्यादा हाथ यहाँ मेरे को किसान भाइयों के नज़र आएंगे। दूसरा सवाल है कि जब हम किसी बाग की तैयारी करते हैं, हम किसान जो है सोचता है कि मेरे को इस फल के लिए बाग लगाना है, तो उसको किन बातों का ख्याल रखना होगा? बाग की अगर हम शुरुआत करते हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? चलिए धीरे धीरे देखिए जो हाथ हैं वो खड़े हो चुके हैं यहाँ पर, और इस बार रुख करेंगे बिल्कुल जो हमारे बीच वाली पंक्ति है उसमें आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा पीछे चलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारे किसान हैं ना सिर्फ प्रगतिशील उन्नत किसान बल्कि सारी जानकारी इनके पास है, और वही जानकारी कुछ सवालों के जरिए हम आप तक भी यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। मैं चाहूँगा आप अगर खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए पहले अपना। जगीर सिंह हसंगा जी। हाँ जी, सबसे पहले मिट्टी चेक कराएं जी और पानी चेक कराएं जी। उससे बाद जो भी बाग लगाना है जो भी बूटा अधिकारियों की राय से वो लगाएं, यानी उनकी सलाह। हाँ जी। चलिए बिल्कुल, और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं और नहीं। चलिए बैठ सकते हैं आप। तो उन्होंने बताया कि ना सिर्फ जो मिट्टी है उसकी जांच करानी चाहिए बल्कि वैज्ञानिकों की सलाह जो है उसको भी यहाँ पर हमारे किसानों को लेना होगा, जिससे और बेहतर मुनाफा उनको यहाँ पर हो सके। और भी हाथ यहाँ खड़े किए गए थे, यहाँ भी हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं क्या जवाब हैं जो हमारे किसान भाई हैं उनके पास। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, नाम बता दीजिए पहले अपना। हरी सिंह जी। सबसे पहले तो भाई साहब ने बताया मिट्टी और पानी की जांच करवानी चाहिए जी। उसके बाद ज़मीन को समतल करवाना चाहिए जी। उसके बाद वैज्ञानिकों की भी राय लेनी चाहिए। मेरी राय तो ये है उसमें गड्ढा करवा के उसमें खाद भर के कुछ दिन के लिए पड़ा रहने दे जी। उसके बाद में बाग लगाए तो बेटर रहेगा, ये बेहतर रहेगा जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप भी। एक नई हम कह सकते हैं कि लगातार किस तरीके से जानकारी हमारे किसान भाई दे रहे हैं। बैठ सकते हैं आप अपनी सीट पे। एक और जवाब हम यहाँ ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। नमस्कार जी। जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम दारा सिंह है जी, गांव बोदीवाली से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ जी। जी। सबसे पहले मिट्टी और पानी जांच करवाना, उसके बाद में पौधे जहाँ से लेने हैं वो बढ़िया किस्म के लेने हैं जी। और खेत में 3 बाई 3 के गड्ढे खोद कर पूरी गली सड़ी खाद भर के बाद में लगाया जा सकता है। बाद में लगाया जा सकता है। चलिए बिल्कुल, देखिए दारा सिंह जी ने हमें बता दिया। बैठ सकते हैं आप। जो खड्डे हैं वो पहले आपको खोदने होंगे, और कहीं ना कहीं लगातार जो हमारे किसान हैं वो मेहनत करते हैं अपने खेत में, और उसका नतीजा परिणाम जो है वो हम सब के सामने होता है। किस तरीके से उन्हीं को इस वजह से अन्नदाता भी कहा जाता है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो जवाब हमें यहाँ पर मिले। डॉक्टर साहब 3 जवाब हमने इस बार भी लिए, इनमें कौन सा जवाब आपको सटीक लगा? वैसे तो लगभग सभी किसान भाइयों ने कहा है कि मिट्टी पानी की जांच करवाई जाए जी। और थोड़ा ज़्यादा जो खुल के जिसने बताया कि जो आखिरी वाले जो थे किसान भाई उन्होंने बताया है जी। और जहाँ तक मिट्टी और पानी का जांच है तो मिट्टी 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150 सेंटीमीटर और 150 से 200 सेंटीमीटर तक गहराई तक जी मिट्टी के सैंपल लेने चाहिए।
उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई कंकर ना हो किसी प्रकार से, और दोमट मिट्टी, अच्छी मिट्टी हो जी। और वो जो भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की लैब है उसमें टेस्ट करवाएं और उसमें देखें कि वो उसके लायक कौन से बाग लगाने के लायक है। पानी का जहाँ तक है, किन्नू के बाग में ख़ास तौर से नहरी पानी होना चाहिए, और जो दूसरी फसलें हैं उनमें अगर ट्यूबवेल का पानी है तो ट्यूबवेल 2 घंटे चलाने के बाद उसमें एक बोतल भर के और वो उसको टेस्ट करवाना चाहिए जी। इससे पता लगेगा कि आपका बाग कौन से फसल लगाने, कौन सा फल लगाने के लिए उपयुक्त है और उसी हिसाब से लगाया जाए। दूसरा, उसके बाद जो 20 बाई पूरे जो आपका खेत है उसमें 20 बाई 20 फुट के गड्ढे, 20 बाई 20 फुट की स्पेसिंग पे गड्ढे कर लिए जाएं और गड्ढे 3 बाई 3 फुट की जो 3 फुट गहराई और 3 फुट चौड़ाई के हिसाब से गड्ढा करें। ऊपर की जो 1.5 फुट की मिट्टी है उसको अलग निकाल लें, नीचे की 1.5 फुट की मिट्टी है उसको अलग निकाल लें। ऊपर वाली जो 1.5 फुट की मिट्टी है उसमें गोबर की खाद, अच्छे गली सड़ी गोबर की खाद हो, उसको अच्छे से मिला के उस गड्ढे को भर दें और गड्ढे को भरने के बाद उसमें पानी लगा दें। जब उसमें 3-4 दिन बाद जब बदतर आ जाएगी उसके बाद ही वो पौधा लगाएं ताकि वो सीधा रहे। कई किसान भाई क्या करते हैं कि मिट्टी भर के उसमें पौधा लगा देते हैं, फिर पानी डालते हैं, वो पौधा टेढ़ा हो जाता है और उसको फिर सीधा करने में उसको टूटने का डर रहता है। और जहाँ तक पौधा लेने की बात है, पौधा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से लें या कोई रजिस्टर जो हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नर्सरियाँ हैं उनके तहत ही लें, क्योंकि पौधे में ये ज़रूरी है कि वो पौधा अच्छा हो, अदरवाइज किसान भाई की मेहनत विफल हो जाती है। बिल्कुल, तो प्रमाणित पौध जो है वो यहाँ लेनी होंगी और जैसा आपने बताया जो आखिर में जवाब मिला वो एक सटीक जवाब। हाँ बिल्कुल ठीक। तो चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए दारा सिंह जी के लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे किसान कप किरदार। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। बिल्कुल, दारा सिंह जी बैठ सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये जवाब हमें यहाँ पर मिला, क्योंकि देखिए अगर हमारे किसान भाई जो हैं बागवानी की तरफ उनका रुझान होता है तो ये ज़रूरी कि आप पहले ना सिर्फ अपनी मृदा की जांच कराएं, मिट्टी की जांच कराएं, जिससे आप जान सकें कि वहाँ अगर कुछ पोषक तत्वों की कमी है तो कौन से पोषक तत्वों की कमी है जिससे उनकी पूर्ति की जा सके और आप अच्छे से वहाँ पर जो भी आप फलदार वृक्ष लगा रहे हैं वो लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल जो है मेरा यहाँ मौजूद किसान भाइयों से। अभी तक हमने बात की कि जो शुरुआत करना चाहते हैं बाग की उन्हें क्या सावधानी रखनी होगी, लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति की हम बात करें, सर्दी का जो मौसम है वो अभी चल रहा है, ऐसे में किसान भाइयों को किस तरह की सावधानी अपनानी चाहिए अपने बागों की देखभाल में? धीरे धीरे देखिए जो हाथ हैं वो यहाँ खड़े हो रहे हैं और शुरुआत इस बार मैं पहली पंक्ति से करने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पीछे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सावधानी रखनी होगी फिलहाल की स्थिति की हम बात करें। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए पहले अपना। जी, मेरा नाम इंद्र सिंह है, मैं सिंगा गांव से हूँ जी। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मौसम में ठंडक कितनी है, उस हिसाब से बाग में पानी देना है, उसको सर्दी से कैसे बचाना है जी। उसके बाद अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उसमें स्प्रे वगैरह करनी है, वो ध्यान से करें और तैयार रखें जी। इन बातों का यानी ख्याल रखना होगा। चलिए बिल्कुल, ये बात जो है हमारे किसानों को ध्यान में रखनी होगी। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, यहाँ भी जानने की कोशिश करते हैं कितने हमें जवाब मिल पाते हैं। यानी आप हमें बताना चाहेंगे किस तरह की सावधानी रखनी होगी? देखिए उन्होंने अपनी जो गर्दन है वो ना में हिला दिया कि नहीं वो अभी जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, शायद संकोच है एक। लेकिन एक और पीछे जो किसान है उनके पास हम चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका अनुभव क्या कहता है और क्या वो हमारे इस सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। मैं चाहूँगा अगर आप हमें जवाब दें। कुछ कहना चाहेंगे और? नहीं। तो यहाँ भी देखिए जवाब जो है इस शोर से नहीं मिला, लेकिन और जो किसान भाई हैं लगातार हाथ उन्होंने खड़े किए हुए हैं, इनके पास हम चलते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से जो फिलहाल की स्थिति है वहाँ पर आपको अपने बागों की देखभाल करनी है। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए अपना। विनोद कुमार है जी। विनोद जी, सबसे पहले तो पानी से किया जाता है सर जी, पानी लगा कर। और दूसरा है सूखी पत्तियाँ हो उनको इकट्ठा करके शाम के वक्त धुआं वगैरह करके थोड़ा बहुत उनसे किया जा सकता है जी। एक तो सिंचाई का ख्याल रखना, दूसरा जो वहाँ पर पत्तियाँ उनको वहाँ से निकाल लें। यानी नहीं, पत्तियों को सूखी पत्तियाँ इकट्ठी करके उनको जलाकर धुएं के थोड़ा थोड़ा धुआं रखें। चलिए बिल्कुल, तो सर्दी से बचाव हो सकता है। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। तो सर्दी से कैसे बचाव हो सकता है ये हमें यहाँ पर बताया। और भी किसान जो हैं वो आगे बैठे हैं, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुंदरपाल है, गांव दोलू है, यहीं से 6 किलोमीटर पे। जी सर, इसको अपने जो बागवानी के पौधे हैं उनको बचाने के लिए अभी सर्दी के मौसम में पौधे के नीचे की ज़मीन सूखी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी रहेगी तो वो सर्दी से मरेगा नहीं जी। और अगर पौधा छोटा है तो उसको धान की पुआल वगैरह लगा के और उसको सर्दी से कवर करना चाहिए।
तो बचाना चाहिए हाँ जी, उसे। बचाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। तो 3 जवाब जो हैं देखिए, अभी भी हमारे जो किसान भाई हैं उनके हाथ यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं 3 से 4 जवाब लें, लेकिन क्योंकि और भी सवाल हैं हमारे पास किसान भाइयों के लिए, अब सीधा चलते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने पूछा फिलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या सावधानी रखें, 3 जवाब हमें मिले, इन 3 जवाब में आपको क्या लगता है कौन सा जवाब सबसे सटीक? ये देखो, तीनों किसान भाइयों ने जो जवाब दिए जी। हैं वो बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं जी। उसमें मैं थोड़ी सी और जानकारी किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि अब जैसे मौसम हमारा जनवरी महीने का आने वाला है, और जनवरी महीने में लगभग हरियाणा में पाला पड़ता है, वो ज़्यादा दिन नहीं पड़ता है, 2 या 3 दिन या 4 दिन। तो उसमें जैसे ही हमारी जो पूर्व से हवा चलती है, किसान भाई ध्यान रखें, जिस दिन भी जैसे बुजुर्ग किसान बैठे हो जानते हैं, परवा हवा जिस दिन सुबह सुबह चले और शाम को बंद हो जाए, उस दिन यह अंदेशा हमें रहता है भी आज शाम को पाला जमेगा। जी। तो किसान भाई उस समय एक तो जो खासकर हमारे छोटे बाग हैं, जो नए बाग आरोपित किए गए हैं, उनमें एक तो सिंचाई कर दें, हल्की सिंचाई कर दें, या जैसे ड्रिप से आपने लगा रखा है तो ड्रिप से कर दें, अदरवाइज हल्की सिंचाई कर दें। दूसरा ये है, ये किसान भाई ने बताया भी, जो हमारी पराली होती है धान की, वो भी थोड़े पौधों को ढक सकते हैं, क्योंकि हमारे सीमित पौधे होते हैं खेत में बागवानी फसलों के, तो वो उसके साथ में लगा के उसको ढक सकते हैं। तीसरा ये था, ज़्यादा अगर हमें अंदेशा हो भी आज पाला ज़्यादा ही पड़ेगा तो धुआं भी कर सकते हैं आप। ये ऐसी चीज़ें जो किसान भाई आसानी से अपना सकते हैं। और चौथा ये भी, आपको ये लगे लगातार ही पाला पड़ने की संभावना है, तो एक सल्फर हमारा वो होता है, उसका 0.1 से 0.2% आप छिड़काव कर दें, तो उससे जो आपकी फसल पाले से बच सकती है। तो जनवरी के महीने में खासकर यही हमारी पाले की संभावना रहती है, ठंडी हवाओं की संभावना रहती है। तो जिस तरफ से हवा चले उस तरफ से पराली से पौधों को ढक दें। बाकी जो 3 नंबर पे किसान ने जवाब दिया था उसका काफ़ी हद तक ठीक था, जो आखिर में यानी हमें जवाब मिला। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास। और ये कहा जाता है कि मौके पे चौका मारना जो होता है, आखिर में इन्होंने जवाब दिया और ये बने हमारे किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं। तो एक और जो सवाल था वो हमने यहाँ पूछा, जवाब उसका मिला, लेकिन और भी सवाल हैं किसान प्रश्न मंच में, वो हम आगे पूछेंगे अपने किसान भाइयों से। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं बागवानी और जल संरक्षण की, यानी किस तरीके से बागवानी फसलों से हमारे किसानों को फायदा पहुँचता है और उन्हें क्या सावधानी अपनानी चाहिए बेहतर उपज के लिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद किसान भाइयों से। बागवानी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं? बागवानी फसलों के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं? देखिए कई हाथ जो हैं वो यहाँ लगातार खड़े हो चुके हैं, और इस बार भी पहली पंक्ति से मैं शुरुआत करता हूँ, उसके बाद आखिर भी पहुँचूंगा। जो लगातार हमारे किसान हैं उनकी थोड़ी सी शिकायत होती है कि हमारा जो जवाब है वो नहीं लिया जाता, लेकिन कोशिश हम करेंगे तमाम जो किसान हैं उनके जवाब लिए जाएँ। अपना मेरा नाम महेंद्र मंजू है जी। जो सरकार की योजना है, जिस तरह अनुदान है टैंक पे जी, और बागवानी पे अनुदान है, जिस तरह हम बीच में सब्जी की फसल लेते हैं उस पर भी अनुदान है, उससे हमें काफ़ी जी प्रोत्साहन मिलता है बागवानी करने के लिए। चलिए बिल्कुल, तो ये अच्छी योजना है जिनका फायदा हो पहुंचता है। जिस तरह टैंक पे खास तौर से सब्सिडी देती है, ड्रिप सिंचाई पे सब्सिडी मिलती है उस तरह से। चलिए बिल्कुल, और अन्य संजों पे भी मिलती है, जिस तरह रोटावेटर अगर अन्य बागवानी में जो भी हम औजार यूज करते हैं मशीनरी, उस पर भी सब्सिडी देते हैं, उपकरण देते हैं उस भी। चलिए बिल्कुल, देखिए किस तरीके से एक आर्थिक मदद जो है वो हमारे किसानों को यहाँ मिलती है सरकार की तरफ से। लेकिन खासतौर से बागवानी की जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेना चाह रहे हैं। कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा हमारे किसान भाई उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं? ऐसा नहीं जो किसान है उनको जानकारी नहीं है, तमाम जानकारी हमारे किसान भाइयों को। एक और जवाब हम यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए पहले। हाँ जी, मेरा नाम मदन लाल गुज्जर। जी मदन जी, गाँव सुखनपुर से हूँ जी। हाँ जी, सरकार की जो स्कीमें हैं समय समय पर आती रहती हैं, और वैज्ञानिक जो हैं हमारे बीच में आते हैं और हमें सब जानकारियाँ बताते हैं। सब्सिडी जैसे कि इस पर अपना टपका सिस्टम है, इस पर सब्सिडी है, टैंक पे सब्सिडी है,
और जो हमें अपना उत्पादन है उसको भंडारण के लिए उस पर सब्सिडी है जी। जो छोटे किसान हैं उनके लिए अलग है, जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए अलग है, और बड़े किसानों के लिए अलग है जी। और ज़्यादातर हमारे किसान हमें अपना वैज्ञानिक हमें जो जानकारी देते हैं कि कृषि उपकरण जो भी हम बागवानी में यूज़ करते हैं पौधों पे जी पर एकड़ के हिसाब से हमें बार बार जानकारी मिलती है, और हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से और केंद्रीय सरकार की तरफ से काफ़ी जानकारी हमें और काफ़ी सब्सिडियाँ हमें मिलती हैं जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो काफ़ी जानकारी जो है वो लगातार यहाँ किसानों को मिलती है। कुछ और भी युवा किसान जो हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पहली पंक्ति में एक बुजुर्ग किसान थोड़े से यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे उनके पास क्या जानकारी है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, आप बताना चाहेंगे कुछ? नहीं कुछ। तो यहाँ देखिए वो बताना हमें नहीं चाह रहे, लेकिन जानकारी इनको भी है। एक युवा किसान है पीछे, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या उनके पास जानकारी है जो हमें जवाब दे सके, बता सके कि आखिर कौन कौन सी वो योजनाएं हैं बागवानी की जिनका फ़ायदा हमारे किसानों को होता है। जी नाम बता दीजिए पहले। नाम कमलदीन जी, गांव बोडिया खेड़ा जी। यहाँ जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है बहुत ही काफ़ी हद तक ठीक है जी। हर एक चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ठीक है ये जी। और बागवानी के लिए ड्रिप सिस्टम के लिए 90% अनुदान दिया जा रहा है, ये भी ठीक है जी। कुछ और जानकारी आप बागवानी फसलों के बारे में देना चाहेंगे? सरकार की जो योजना है उनसे फ़ायदा जो पहुंचता है? काफ़ी हद तक फ़ायदा है जी। एक तो जैसे जल संरक्षण के लिए जी बहुत ही बढ़िया है और पैदावार के लिए दी बेस्ट है जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। जल संरक्षण और जब बात की जाती है पैदावार की तो उसके लिए काफ़ी अच्छी हैं। लगातार जो किसान हैं हमारे वो प्रोत्साहित होते हैं इन योजनाओं से, और इनका लाभ भी देखिए जो हमारे किसान हैं जैसा उन्होंने बताया कि इनका काफ़ी लाभ वो उठा रहे हैं। फिर चाहे अनुदान की बात की जाए, ये तमाम वो योजनाएं जो इनके लिए काफ़ी लाभदायक हैं। हमारे विशेषज्ञ जो हैं उनसे हम पूछते हैं। डॉक्टर साहब 3 जवाब हमें मिले। हमने पूछा था बागवानी फसलों के लिए सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन सी है जिनका फ़ायदा हमारे किसान भाई उठा सकते हैं, उठा भी रहे हैं। लेकिन जवाब में मैं चाहूँगा पहले आप हमें बताएं कौन सा एक सटीक जवाब लगा जो हमारे किसान कब का हकदार बन सकता है? जो सटीक जवाब है वो 1 नंबर पे ही था। थोड़ा कुछ जो जहाँ तक ज़्यादातर 90% तक सही था। बाकी जो इसमें जो मेन हमारी स्कीमें हैं मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ जी। इसमें एक NHM स्कीम है हमारी MIDH के अंतर्गत। उसके अंदर जो मुख्य हमारी स्कीमें हैं उसके अंतर्गत जो सब मद हैं उसमें बाग लगाना, उसमें हमारे किन्नू, मौसमी, माल्टा, नींबू, अमरूद, अनार इसमें है जी। उसमें 4800 रुपये से लेके और 6200 रुपये तक अनुदान है। उसके बाद यदि सामुदायिक टैंक किसान बनाना चाहते हैं उस पर 100% अनुदान है। कोई भाई सब्जी की काश्त करता है हाइब्रिड वेजिटेबल की 8000 रुपये पर एकड़ का अनुदान है। इसके अलावा कोई बी कीपिंग का कार्य करना चाहता है तो उस पर 40% तक अनुदान है। इसके अलावा आप उसमें बहुत सी स्कीमें हैं MIDH के अंतर्गत ही, पैक हाउस है, कोल्ड स्टोर है, बागवानी उपकरण है। इसके अलावा RKY जो स्कीम है हमारी दूसरी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उसके अंदर प्लास्टिक क्रेट्स है उस पर अनुदान दिया जा रहा है। बाकी आपका सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है उस पर है। स्टैकिंग पे वेजिटेबल करना चाहे कोई बांस लगा के और उसके ऊपर अनुदान है। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट भाइयों के लिए भी प्लास्टिक क्रेट पे, मशरूम उत्पादन पे, इस तरह की विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही है। इसके अलावा हमारी जो PMKSY है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उसके अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत भी किसानों को 60 से 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो देखिए यही बात हुई अनुदान की। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ बात करें, क्योंकि बागवानी फसलों की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसे उन्होंने हमें बताया जो पहले नंबर पे जिन्होंने जवाब दिया था उनका एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञों को लगा। तो मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। और ये हमारे पास आ चुके हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। एक छोटी सी भेंट किसान प्रश्न मंच की ओर से, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ इन्होंने हमें बताया था कि किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन बागवानी की अगर हम बात करते हैं तो उसी के लिए बाकायदा अगर हम यहाँ जिक्र करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, तो वहाँ भी बागवानी फसलों के लिए महज 5% का प्रीमियम रखा गया है, जिससे हमारे किसान भाइयों को अगर कोई नुकसान भी होता है प्राकृतिक आपदा की वजह से तो उसकी भरपाई भी हो सके। तो यहाँ आपने जाना बागवानी फसलों के लिए सरकारी योजनाएं कौन कौन सी। और क्योंकि हम बागवानी की बात कर रहे हैं, अगला सवाल आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हम बागवानी की लगातार बात कर रहे हैं, बागों की हमने बात की, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अगला सवाल मेरा यही है, अमरूद की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? देखिए सब किसान भाई जो है अच्छे से अमरूद का सेवन करते हैं, सबके हाथ यहाँ खड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कहाँ से जवाब लिया जाए। लेकिन कोशिश करूँगा जितने किसान भाई हैं जो पहले जवाब दे चुके हैं उनके पास तो नहीं, लेकिन जिन्होंने और हाथ खड़े किए हैं उनके पास मैं ज़रूर पहुँचूँ और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी नाम बता दीजिए। सुरेश कुमार है जी, असंगा से हूँ जी। अमरूद की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं? हिसार इलाहाबादी जी और L49 है जी।
जी, ये 2 उन्नत किस्में आप? हाँ जी। चलिए बैठ सकते हैं आप। 2 उन्नत किस्में इन्होंने हमें बताई अमरूद की। और भी इधर से हाथ खड़े किए गए थे जो हमारे किसान भाई हैं, देखिए लगातार हाथ जो हैं वो यहाँ खड़े कर चुके हैं। इनसे हम जानकारी लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। मेरा नाम राकेश कुमार है सर। जी राकेश जी। नारोडी से जी। हिसार, इसके अंदर 2 वैरायटी है, हिसार सफेदा और हिसार सुरखा जी। जो भी मार्केट में भी बढ़िया है और 1 नंबर पर है दोनों। 1 नंबर पर? हाँ, दोनों किस्में, और तो किस्में बहुत है जी। 120 किस्म है। तो 1 नंबर स्वाद पर है, कैसे है? हाँ, बढ़िया है, मार्केटिंग में भी बढ़िया है, स्वाद में भी बढ़िया है और हर चीज़ में बढ़िया है जी बिल्कुल। 2 ही किस्में है मेन तो। चलिए 2 जो मार्केटिंग में चल रही है अभी जी, हिसार सुरखा और हिसार सफेदा। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। 2 प्रमुख उन्नत किस्में इन्होंने हमें बताई। और भी कोई जवाब देना चाहेगा इधर से? कोई देखिए अभी जो किसान भाई हैं उनका हाथ थोड़ा सा अब नीचे हो गया है, लेकिन एक और किसान है यहाँ पर जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, उनके पास चलने की हम कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे अमरूद की प्रमुख उन्नत किस्में जो हैं वो हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी इनके पास जानकारी है ये भी देखते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। अमरूद में सबसे बढ़िया वैरायटी है हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, जी। L49। L49 हाँ जी, 3 नंबर पर है जी। सबसे टॉप में है हिसार सफेदा जी। तो 3 किस्में आपने ये बताई। और भी कुछ किस्में हैं जो आपके क्षेत्र में होती हैं, आप बताना चाहें तमाम हमारे दर्शकों को? नहीं, और हमारे एरिया में नहीं होती है जी। चलिए बिल्कुल। 3 वैरायटियाँ मेन है। चलिए, तो इनके क्षेत्र की अगर बात की जाए, जैसा हमने आपको बताया फतेहाबाद ज़िले में हम हैं और किसान जो है सारी जानकारी रखते हैं अपने क्षेत्र की, कौन सी प्रमुख किस्में हैं, कैसे उनको लगानी है, क्या सावधानी रखनी है, तमाम जानकारी यहाँ मिलती है। लेकिन अब जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके पास चलते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें इनकी बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, 3 जवाब मिले, तीनों ही कहीं ना कहीं सही, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आपको ज़रूर होगी इस बार बताने में कि किसे किसान कब का हकदार बनाया जाए। तीनों ही जवाब ठीक हैं, लेकिन जो तीसरे वाले को ये फ़ायदा मिलता है क्योंकि तो पहले वो सुन चुका होता है जी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरे का भी ठीक है और तीसरे ने एक वैरायटी और ज़्यादा बताई है जी, इसलिए तीसरे वाले को फ़ायदा मिलता है इसका। चलिए, तो यानी जो आखिर में हमें जवाब मिल रहा है और अभी तक आपने देखा जो लगातार आखिर में जवाब दे रहे हैं वो किसान कब यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको हासिल कर रहे हैं, विजेता बन रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। मैं चाहूँगा आप आ जाएँ हमारे पास आगे, क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। देखिए तालियां नहीं बजी आपके लिए, आप ज़रूर बच चुकी हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई है। बैठ सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये जानकारी जो है बेहद ज़रूरी हो जाती है। और अगर यहाँ हमने सवाल क्योंकि पूछा था अमरूद की उन्नत किस्मों का, डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे इसके क्षेत्र के अनुसार बात की जाए तो यहाँ किसानों ने बताया, लेकिन तमाम अगर हम राज्य की बात करें या पूरे देश की बात करें तो कौन सी प्रमुख किस्में हैं जिनसे हमारे किसान जो हैं अच्छी उपज ले सकते हैं और फ़ायदा कमा सकते हैं? अमरूद की मुख्य किस्में हिसार सफ़ेदा, इलाहाबाद सफ़ेदा, हिसार सुरखा और L49 है जी। इसमें सब हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित हिसार सफ़ेदा जो है सबसे ज़्यादा चल रहा है। उसका जो फल है उसका मिठास ज़्यादा है औरों के मुकाबले में। उसका साइज़ बढ़िया रहता है, गोल छोटा ना छोटा होता ना बड़ा होता है, मध्यम साइज़ होता है और वो ज़्यादा टाइम तक रहता है और ख़राब भी जल्दी नहीं होता। इसलिए स्वाद के हिसाब से और रखने के स्टोरेज के हिसाब से भी उसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और लगाने में और उसको खाने में दोनों में बढ़िया रहता है जी। और L49 है, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो देखने में खुरदरा सा होता है, तो उसकी इसलिए उसकी ज़्यादा उसका प्रचार कम नहीं हो पा रहा है, उसका कम प्रचार हो पा रहा है जी। और हिसार सुरखा जो है वो भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है और वो अंदर से लाल रंग का होता है जी। तो इसलिए हिसार सफ़ेदा और हिसार सुरखा ज़्यादा पसंद की जा रही हैं दोनों वैरायटी जी। और ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो उन्नत किस्में हैं वो विकसित की जाती हैं हमारे किसानों के लिए और उनका फ़ायदा भी हमारे किसान भाइयों को होता है। और यहाँ जैसा कि जो किसान है युवा किसानों ने बताया कि ये नंबर 1 पर है, यानी पहले पायदान पर है, फिर चाहे आप बाज़ार की बात करें या स्वाद की बात करें। और बाज़ार की जब बात आती है तो यहाँ पर अगला सवाल मेरा उसी से संबंधित है, ध्यान से आप सुनिएगा। फलदार वृक्षों की हम बात करते हैं, यहाँ फलों की बात करते हैं, क्योंकि अमरूद की बात की जाए, किन्नू की बात की जाए, ये ऐसे फल हैं जो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जिनकी उपज ली जाती है, लेकिन इनके बेहतर दाम हमें बाज़ार में मिल सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो फल हैं उनकी बेहतर दाम हमें बाजार में मिले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए, कई हाथ जो हैं वो इस बार भी यहाँ खड़े हो चुके हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे जो हमारे किसान भाई हैं वो बेहतर दाम ले सकते हैं अपने फलों के बाजार में जाकर। यही हमारा सवाल है, यही हम लगातार यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। खाद जो है यहाँ खड़ा किया गया है, तो पहला जवाब जो है हम यहाँ से ले लेते हैं। इनके पास क्या जवाब है आइए जानते हैं। जी। सबसे पहले तो हमको फल तोड़ते समय उसकी छंटाई करनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया फल रखने चाहिए। फिर उसकी पैकिंग अच्छी बढ़िया करनी चाहिए जी, तो बाज़ार में उसके दाम अच्छे लग सकें जी। अच्छे मिल सकते हैं इससे। हाँ जी। चलिए, बिल्कुल
कैसे दाम जो हैं वो अच्छे मिल सकते हैं। और एक हमने देखा था, जब हमने सवाल पूछा था, एक छोटा बच्चा है, इसने भी हाथ खड़ा किया था। मैं चाहूँगा आप भी अगर खड़े हो जाएं और थोड़ा सा आप हमारे नज़दीक आ जाइए, क्योंकि इन्होंने भी देखिए हाथ खड़ा किया था। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, तो पहले ज़ोरदार तालियां आप इनके लिए ज़रूर बजा दीजिए, क्योंकि एक ऐसे हैं जिन्होंने हाथ ज़रूर खड़ा किया था। आप बताना चाहेंगे कैसे बेहतर दाम मिल सकता है? हमें पहले नाम बता दीजिए अपना। अनुज। अनुज जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। जी 6th क्लास में। जी कैसे बेहतर दाम मिल सकता है? हमें पहले फलों को अच्छे से साफ करके डालना चाहिए जी, और हमें ऐसी जगह लेके जाना चाहिए फलों को जहाँ पे फलों का अच्छा दाम मिलता हो जी। और कोई जानकारी? चलिए, बिल्कुल बहुत जानकारी उन्होंने दी, जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के लिए भी। अनुज जिसका नाम है, और इन्होंने हमें बताया कि बेहतर दाम कैसे मिल सकता है। लेकिन और भी कुछ जानकारी हम लेना चाह रहे हैं, जो कि वाकई हमारे जो किसान हैं इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें और जान सकें किस तरीके से उनके जो फल है उसके बेहतर दाम उनको बाज़ार में मिलेंगे। मैं चाहूँगा आप अगर हमें बताना चाहें, नाम बता दीजिए पहले अपना। दिलीप बेनीवाल रत्ताखेड़ा से जी। बेहतर दाम लेने के लिए सबसे पहले हमें फलों की क्वालिटी पे जाना होगा जी। अच्छे क्वालिटी के फल हमें तैयार करने चाहिए जिसमें केमिकल वगैरह कम हो जी। फिर उनकी कटाई छटाई, जैसे अच्छे फल एक साइड में अच्छी पैकिंग करके और अच्छी मार्केटिंग के लिए जहाँ बढ़िया मार्केट मिले वहाँ लेके जाएं। उसके लिए हमें किसानों के समूह बनाने अगर पड़े तो वो भी अच्छा है। जितने समूह होंगे, मान लो 1 एकड़ का मेरा है, एक भाई साहब का है, एक अगर 4-5 एकड़ का बाग हमारा इकट्ठा हो जाता है और उसका हम इकट्ठा करके सारा पैकिंग इकट्ठी करके और एक ट्रांसपोर्ट में जी अगली मार्केट में लेके जाते हैं जहाँ बढ़िया मार्केट होती है, तो उससे हमें और बढ़िया दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, यानी खर्च भी बचेगा और पैसा ज़्यादा मिल सकता है। हाँ जी, हाँ। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। एक अच्छा सुझाव हम इसको मान सकते हैं जो उन्होंने यहाँ पर बताया, किस तरीके से बेहतर दाम मिल सकता है। और कौन आप में से जवाब देना चाहेगा किस तरीके से बेहतर दाम मिले? देखिए कि यहाँ एक युवा किसान है, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। मैं चाहूँगा अपना नाम बता दीजिए पहले आप। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ आप सबको जी। मेरा नाम रवि पूनिया बुतनखुट से बिलोंग करता हूँ मैं। सबसे पहले अच्छे दाम के लिए डिपेंड करते हैं कि पहले मिट्टी की सुचारू रूप से जाँच की जाए, उसके बाद हम फलों की क्वालिटी के बारे में पेड़ पौधा देखेंगे किस क्वालिटी का अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में जांच करेंगे। और बाद में उसकी गुड़ाई और निराई उसकी करनी चाहिए अच्छी तरह, और पानी के द्वारा उसकी सिंचाई की जाए। उसके बाद में छंटाई की जाए अच्छी तरह से, और अगर छंटाई होगी उसके बाद हम उसको एक यूनिटी बनाई जाए किसानों की। जी। यूनिटी होगी, उससे हमें समूह बना, हाँ समूह, यूनिटी एक समूह हो गया, उसके द्वारा हम इस किसानों का टाइम खराब कम होगा और हमें अच्छे से अच्छे दाम मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर एक आप एक मंडी में जाते हो वहाँ पे अच्छा दाम नहीं मिलता, तो उसके द्वारा दूसरी मंडी में जाए वहाँ पे अच्छे दाम मिले हमको जी। उसका इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए हमारा एक समूह होना ज़रूरी है और जागरूक होना ज़रूरी है सभी किसानों का इसी के प्रति। इसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ। चलिए, बिल्कुल इस जानकारी के लिए देखिए, जो जानकारी हमारे किसानों के पास है, हर किसान को ये जानकारी होना चाहिए। और जैसा इन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक होना चाहिए, साथ ही समूह की बात भी निकल कर आई। लेकिन हमारे विशेषज्ञों की राय में कौन है इस बार हमारे किसान का हकदार, ये हम डॉक्टर साहब आपसे यहाँ जानना चाहेंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा, क्योंकि 3 जवाब जो हमें यहाँ पर मिले हैं, एक छोटे बच्चे ने भी हमें जवाब दिया, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको भी यहाँ हो रही होगी, आखिर किसे किसान का विजेता बनाया जाए। तो उनको भी हम समय दे जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए किसान प्रश्न मंच। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। ब्रेक पे जाने से पहले अपने यहाँ पर किसान भाई जो हैं उनसे सवाल पूछा था कि उनके फलों के जो दाम है वो उनको और बेहतर मिल सकें, इसके लिए उनको क्या करना होगा। कई जवाब हमारे पास आए। अब रुक करते हैं जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका, थोड़ा सा समय हमने उनको यहाँ पर दिया था ब्रेक पे जाने से पहले। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे जो जवाब हमें मिले इनमें कौन सा आपको जवाब सटीक लगता है, जिसमें सारी जानकारी है? ये जो जवाब वैसे लगभग सभी ने दिया है, लेकिन जो संतुष्टिपूर्वक जवाब जो मिला है वो जो रत्ताखेड़ा से किसान है उन्होंने जो दिया था तीसरे नंबर पे, चारों लोगों ने जवाब दिया था। जो तीसरे नंबर पे जवाब दिया था उसका जवाब लगभग ठीक था। तो इसमें बाकी मैं मुख्य रूप से जो बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग का तरीका क्या होना चाहिए जी, क्योंकि
किसान फसल का उत्पादन बड़े अच्छे से कर सकता है, उसको ज्ञान भी है, उसको बताने वाले भी हैं, लेकिन जो किसान को चाहिए मार्केटिंग, क्योंकि यदि उसकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी, बिचौलिए जो बैठे हैं मार्केट में, वो उसकी जो फसल मुख्य होती है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बिचौलिए ले जाते हैं जी। यदि बिचौलियों से किसान को बचना है तो उसको मार्केटिंग का तरीका खुद ढूंढना होगा, और ढूंढने के लिए किसान समूह ही सबसे बेहतर तरीका है जी। वो किसान समूह बना के अपनी जो भी पैदावार है उसका अपना एक यहाँ पैक हाउस बनाएं खेत में, जिस फसल के लिए आपको चाहिए पैक हाउस बना के एक ग्रेडिंग यूनिट लें। जैसे मान लिया किसी का किन्नू का बाग है तो उसकी हमारी उस पर अनुदान भी दे रहा है विभाग, तो एक ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट अपने पास होनी चाहिए। यदि एक किसान ना हो तो वो समूह है वो इकट्ठा मिलके और ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट है वो बना सकता है जी। वो ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट बनाने के बाद में उसके लिए पैकेजिंग का मटेरियल आपके पास होना चाहिए, उसको ग्रेडिंग करके और पैकिंग करवा के जो ए ग्रेड की फ्रूट है वो आपको अलग रखें, बी के अलग, सी के अलग। फिर आपका जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर देखो कि ए ग्रेड का माल कौन ले सकता है, ए ग्रेड के माल को वहीं भेजो। बी ग्रेड का माल कौन ले सकता है, जहाँ जिसकी पेइंग कैपेसिटी जिस शहर की ज़्यादा है, मेट्रो सिटी में ए ग्रेड का माल है वो इजीली है वो किसान जो है वो बेच सकता है, वहाँ के उपभोक्ता है वो ए ग्रेड का माल ले सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फसल के लिए ज़्यादा दाम उनके दे सकते हैं। इसी तरह बी ग्रेड का है वो जो मेन शहर है उसमें है, और वो जो सी ग्रेड का है वो भी बाज़ार में और कहीं भी अपना वो मूल्य के हिसाब से जिसको है वो दे सकता है। तो ई मार्केटिंग के जरिए आप जैसे इंटरनेट है, हर मोबाइल में आप मैसेज आप कन्वे करवा सकते हैं, विभाग से ले सकते हैं, या अपना यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस तरह की व्यवस्था है कि आपको ई मार्केटिंग से आपके नेट पे पता लग जाता है कि किस फसल का किस शहर में क्या भाव चल रहा है। तो आप कोशिश करें कि आपके नज़दीक में जिस शहर में अच्छा भाव हो वहाँ लेके जाएं। मार्केटिंग की ये चीज़ें आपको फंडा जब तक किसान नहीं सीखेंगे तब तक वो अपनी फसल का जो अच्छा मुनाफा वो नहीं ले सकते। बिल्कुल, ये आपने जैसा कहा है कि एक फार्मूला या फंडा हम इसको मान सकते हैं मार्केटिंग का, लेकिन किसान भाई भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। क्या आपको इसी तरह की जो जानकारी है मार्केटिंग से संबंधित वो दी जाती है कहीं से? आपको जानकारी जो है वो मिलती है कि नहीं आप लोगों को? चलिए, बिल्कुल जो मार्केटिंग की जानकारी है वो भी यहाँ दी जाती है, और जैसा आपने हमें बताया था, यानी जो पहली पंक्ति में किसान भाई बैठे हैं जो उनका जवाब था वो एक सटीक जवाब हमारे सवाल के लिए। तो चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि इनका जो जवाब था वो एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञ की राय में। बहुत बहुत बधाई आपको, सही जवाब। बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ हमने जाना किस तरीके से बेहतर दाम मिल सकता है, और जो जिक्र यहाँ किया गया ई मंडी हम उसको कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ऐसी योजना जो हमारे किसानों के लिए लाई गई जिससे वो सिर्फ जानकारी नहीं ले सकते हैं बल्कि अपना जो उनका उत्पाद है, जो फसल है, उसको ना सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि अपने क्षेत्र से दूसरे राज्य में वहाँ बेच भी सकते हैं। और बाकायदा ये इसीलिए कि जो किसानों को एक डर रहता था कहीं जो मुनाफा है वो बिचौलिया ना ले जाएं, उनसे दूर हटने के लिए इसी तरह की जो एक हम कह सकते हैं लगातार हम देखते आते थे जो बिचौलियां हैं उनके ज़रिए किसान पहुंचते थे मंडी में, तो उसी प्रथा को ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है जिसे नाम दिया गया राष्ट्रीय कृषि बाजार। और इसके तहत अगर बात की जाए तो काफ़ी किसान हैं जो इसके दायरे में भी आ चुके हैं और ई मंडी का लाभ उठा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अभी तक हमने यहाँ जाना किस तरीके से बेहतर दाम आपको यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि बागवानी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फलों के अलावा सब्जियों की अगर अब बात यहाँ की जाए तो क्या सब्जियों की अगेती खेती की जा सकती है? फिलहाल सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे में सवाल हमारा यही है, क्या ऐसे में सब्जियों की अगेती खेती की जा सकती है? चलिए, हाँ में ज़रूर थोड़े से यहाँ हाथ जो हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन जवाब हमें क्या मिलता है? कह तो रहे हैं हमारे किसान की सब्जियों की अगेती खेती की जा सकती है, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये इनसे जानकारी हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, रत्तागढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। जी हाँ जी, हम अगेती सब्जियों की बेलदार जो सब्जियाँ हैं उनकी खेती कर सकते हैं जी। जी हाँ जी, सर्दी से बचाने के लिए उस पर लोटन प्लांट को लगा के पॉलीथीन वगैरह लगा के हम अगेती फसल ले सकते हैं जी, जिससे अच्छा मुनाफा। सब्जी की खेती आप ऐसे कर सकते हैं? जैसे जी बेल वाली है, घिया है, तोरी है और कद्दू है वगैरह, ये जो बेलदार सब्जियां हैं वे सभी हम ले सकते हैं जी। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए कैसे अगेती खेती हम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं आप, ये इन्होंने बताया। और भी हमें यहाँ पर कई हाथ जो हैं वो खड़े किए गए थे। कौन एक और जवाब जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, क्या जवाब इनके पास है? जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। जी, हरी सिंह जी। नाम। अगेती सब्जी की फसल लेने के लिए मेन तो पॉली हाउस, नेट हाउस, इनको यूज़ करके हम अगेती की सब्जी की फसल ले सकते हैं जी। बाकी अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन लगा के भी हम उनको ढक के भी अगेती सब्जी की फसल ले सकते हैं जी।
विभाग की तरफ से हमें अनुदान दिया जा रहा है, पॉली हाउस पे, नेट हाउस पे दिया जा रहा है। उसको लगा के भी हम सब्जी की, जैसे करेला है, टमाटर है जी, बेल वाली कोई भी सब्जी हम लगा सकते हैं, उसमें हमें मुनाफा मिल सकता है, अगेती सब्जी ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल, अगेती सब्जी ली जा सकती है, मुनाफा उसमें हो सकता है, ये बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। ये जानकारी उन्होंने हमें यहाँ पर दी। एक और हाथ जो है पहली पंक्ति में खड़ा किया गया था, इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। जी, नाम बता दीजिए पहले अपना। रिसाल सिंह, गाँव असंगा से जी, यहीं से। अगेती फल लेने के लिए, जो सब्जी लेने के लिए हम पॉली हाउस लगा सकते हैं जी, उसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं जी, पॉलीथीन के अंदर, और जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो उसको छोटे को सर्दी से बचाव कर सकते हैं नर्सरी के अंदर, उसको पॉलीथीन से ढक के, और बाद में एरिया में लगा सकते हैं उसे। जैसे हाँ जी, घिए की है, घिया है, करेला है, टमाटर है, मिर्च है, ये जो अपने ये आते हैं बैंगन की भी तैयार कर सकते हैं। जी, बैंगन देखिए इनके बड़े अपने, उन्होंने कहा अपने जो बैंगन आते हैं, बाकी सब्जियां उतनी अपनी नहीं है शायद। नहीं, वैसे ठीक है जी, ये इनकी नर्सरी तैयार करके फिर हम सर्दी से बचाव कर सकते हैं जी। चलिए बिल्कुल, तो इस तरीके से एक जो नर्सरी है वो तैयार कर सकते हैं, बचाव भी उन्होंने हमें बताया। लेकिन सवाल हमारा यही था, क्या जो इस मौसम की हम बात कर रहे थे खास तौर से, ऐसे में सब्जियों की अगेती खेती जो है वो की जा सकती है या नहीं, कई जवाब हमें यहाँ मिले। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे जो जवाब हमें मिले हैं इनमें से कौन सा वो जवाब है जो हमारे किसान कब का हकदार बन सकता है? देखो मुकुल जी, दोनों किसान भाइयों ने बिल्कुल सही जवाब बताए हैं जी। अब डिसाइड आप कर सकते हो किसको इनाम देना है। बिल्कुल, और यही देखिए मुश्किल जो है हमारे जो विशेषज्ञ हम पर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल हमारे विशेषज्ञों के लिए ज़रूर होती है। मैं आपसे चाहूँगा आप हमें बताएं कौन सा जवाब सटीक। हरी सिंह जी ने बिल्कुल ठीक जवाब बताया है जी। हरी सिंह जी जो नांदोड़ी से हैं, हाँ। उन्होंने। और मैं मुख्य रूप से जो दूसरे किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूँ, 3-4 विधियाँ हैं जिससे हम अगेती सब्जियों की खेती कर सकते हैं जी। और कुछ किसान भाई कर भी रहे हैं। सबसे पहली विधि, जैसे दोनों किसानों ने जिक्र किया, पॉली हाउस जी, पॉली हाउस, नेट हाउस, दोनों में जो है अगेती खेती सब्जियों की जा सकती है, अच्छे भाव किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं जी। और इनमें जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो मुख्य रूप से आपका खीरा है, दूसरा आपका टमाटर है, तीसरा आपका जो है ये शिमला मिर्च है, वो 2-3 तरह की हैं, पीली शिमला मिर्च भी हैं, हरी शिमला मिर्च भी हैं, इवन देन नीली शिमला मिर्च भी आजकल बाज़ार में किसान भाई उगा के जो है बेच रहे हैं। और जो दूसरी विधि है अगेती सब्जियां उगाने की, उसको हम एक बोलते हैं लो टनल टेक्निक। वो बिल्कुल आपके कम खर्चे की खेती है, उसमें नालियां बनाते हैं हम और ऊपर जो धान की पराली उससे ढक देते हैं। उसकी बिजाई, जैसे आप बेल वाली सब्जियों में बात करें, जैसे जुगनू पेठा है, आपका करेला है, वो अब हम लगा देंगे। जनवरी में उसका पूरा ढक के रखेंगे और जैसी सर्दी हमारी समाप्ति की ओर होगी, फरवरी में उसको हटा देंगे हम, जो शैडो करते हैं पराली से। और जैसे फिर वो भाव आपको अगेते मार्केट में बहुत मिलते हैं, जैसी गर्मी आएगी आपकी सब्जी शुरू हो जाएगी। तो वो पुरानी कहावत भी है भैया, या तो सब्जी अगेती लगाओ या फिर पछेती लगाओ जी। तो अगेती सब्जी किसान भाई लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल, मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। और आपकी नज़र में जो हरी सिंह जी की तरफ से जवाब आया था वो एक सटीक जवाब? हाँ जी, हरी सिंह जी वाला तो वैसे दोनों का ही है जी। इसमें तो किसान भाई दोनों ने ठीक बताया, ऐसी बात तो नहीं है जी। चलो, हरी सिंह उनसे बुजुर्ग लगते हैं इसलिए हरी सिंह को डिसाइड कर लेते हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए अनुभव जो है कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर काम आता है। तो जोरदार तालियां बजा दीजिए हरी सिंह जी के लिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास, क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको, बैठ सकते हैं आप। तो यह जवाब हमने यहाँ पर लिया कि किस तरीके से जो सब्जियों की खेती है और ख़ासतौर से अगेती खेती जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं। काफ़ी मुनाफा जो है सब्ज़ी की खेती में हमारे किसानों को होता है, लेकिन ज़रूरी यही कि इसकी सही जानकारी जो है ये हमारे किसानों को होनी चाहिए, तभी वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा यहाँ पर मौजूद किसान भाइयों से। अगर हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की, सारे जो किसान हैं जानकारी उनको यहाँ पर है, लेकिन सवाल हमारा इस बार यही है कि अगर हम बात करें कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है उसकी तरफ से किस तरह की मदद किसानों को दी जाती है। सारे किसान जो है उन्होंने पहले हमें बताया था क्या क्या जो मदद है उनको मिलती है, वैज्ञानिक जो है उनको जानकारी देते हैं। वही हम जानना चाह रहे हैं आप लोगों से, किस तरह की मदद जो है विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों को दी जाती है। चलिए, कई हाथ जो है इस बारी नज़र हमें आ रहे हैं, हालांकि युवा जो हैं वो थोड़े से जोश में हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या जानकारी उनके पास है, ये हम यहाँ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जब बात की जाती है मदद की, कृषि विश्वविद्यालय में ना सिर्फ लगातार शोध किए जाते हैं बल्कि कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो यही कोशिश करते हैं कि किसानों की पैदावार ज़्यादा हो, उनको मुनाफा ज़्यादा मिल सके, और उसी से संबंधित जानकारी क्या दी जाती है ये हम जान रहे हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ जी। मेरा नाम रवि पूनिया, आपको पहले इंट्रोडक्शन कराई दिया मैंने।
हाँ, हमारे यहाँ पे हिसार स्थित HAU के नाम से है कृषि विश्वविद्यालय जी। वो वहाँ के वैज्ञानिक समय समय पर किसानों की मदद के लिए तैयार रहती है जी। और जो हमारे लिए वो समय समय पर नई नई टेक्निकों का निकालते हैं और पौधे तैयार करते हैं जिससे किसानों को फायदा हो सके। इसके प्रति सरकार भी बहुत किसानों के साथ है और योगदान दे रही है कि किसान इस एरिया में बहुत ज़्यादा जाए, आगे से आगे किसान खेतीबाड़ी छोड़कर ज़्यादा बागवानी के एरिया में ज़्यादा मुनाफा कमा सकें जी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौध तैयार हो रही है वहाँ पे हिसार के अंदर, और वो मैं देखता आ रहा हूँ वहाँ पे और जाता हूँ भी हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए बिल्कुल, ये जाते भी हैं वहाँ पर, देखते भी हैं सारी चीज़ें, और ये बेहद ज़रूरी कि किस तरीके से एक विश्वविद्यालय जो है वो लगातार हमारे किसानों के हितों को देखते हुए काम कर रहा है, उसकी सारी जानकारी जो किसान है उनको है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, यानी उनको जानकारी नहीं है, उनसे मैं जानना थोड़ा सा यहाँ चाह रहा हूँ। एक बाकायदा विश्वविद्यालय यहाँ पर है जो आपके हित के लिए लगातार काम कर रहा है, किसानों को जानकारी दी जाती है, और उम्मीद हम यही कर रहे थे कि इस बार शायद जो यहाँ पर मौजूद तमाम किसान हैं सबके हाथ हमें ऊपर दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो किसान हैं उनको अगर जानकारी नहीं है तो आखिर क्या वजह है, ये हम थोड़ा सा यहाँ टटोलने की अब कोशिश कर लेते हैं। एक जवाब हमें यहाँ मिल चुका है, और भी कुछ किसान पीछे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की जो मदद है वो HAU से मिल रही है। रुक करेंगे थोड़ा सा आगे का, जो युवा हैं कुछ और, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी हाँ जी सर, इसमें थोड़ा तेज़ बोलिए, हमारे विशेषज्ञ सुन पाएँ। ट्रेनिंग दी जाती है समय समय पे किसानों को जी, और उसमें हर प्रकार की ट्रेनिंग, जैसे जैविक खाद बनाने की ट्रेनिंग जी, और सब्जियां बीज बनाने की ट्रेनिंग, सब्जियां हाँ जी बीज बनाने की ट्रेनिंग जी, काफ़ी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है किसानों को। और पशुपालन धन पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, पशुपालन के लिए भी। हाँ जी काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए बिल्कुल, तो उन्होंने हमें बताया कि जैविक खाद आप कैसे बना सकते हैं, इसके साथ साथ सब्जियों के जो बीज हैं या और फसलों के बीज आप कैसे तैयार कर सकते हैं, और पशुपालन से संबंधित भी जानकारी जो है वो विश्वविद्यालय द्वारा लगातार यहाँ दी जा रही है। लेकिन ऐसे में किस तरीके से फ़ायदा पहुँच सकता है जो हमारे किसान हैं उसको, ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे ये जानकारी लगातार आगे तक पहुँच रही है और आगे इसका किसानों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये हम यहाँ देखते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मैं रत्तागढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। सरकार हमें समय समय पर अच्छे बीजों के बारे में बताती है, और जो भी कोई हमारी फसल में बीमारी लगती है तो वैज्ञानिक हमें उसकी स्प्रे करने के लिए बोलते हैं, भैया आप ये स्प्रे करो, स्प्रे के लिए बोल दिया जाता है। हाँ जी जी, तो ऐसा है कि वैज्ञानिक जो हैं आपके खेत पर पहुंचते हैं, देखते हैं, या सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि आप छिड़काव कर दीजिए? नहीं, खेत में आते हैं, बताते हैं हमें। जी, चलिए बिल्कुल, खेत में आते हैं जो वैज्ञानिक हैं और बताते हैं किस तरीके से आपको अपनी समस्या का हल जो है वो यहाँ निकालना होगा। एक और किसान है यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। हालांकि ये हमारे किसान कप के विजेता भी बन चुके हैं, लेकिन इनके पास जवाब क्या है ये हम जान लेते हैं। जी, हरी सिंह है जी मेरा नाम। जी, समय समय पर साइंटिस्ट हमारे खेतों में आके हमें जानकारियाँ देते हैं कि कौन सी बीमारी, अब कौन सी स्प्रे करना है, कौन सी खाद डालना है, कौन सा बीज बिजाई करना है। जी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में रिसर्च करके हमें बीज देते हैं, बीजों अच्छे बीज हमें देते हैं, अच्छी दवाइयों के बारे में हमें जानकारियाँ देते हैं, अच्छी मशीनरियों के बारे में हमें वहाँ प्रशिक्षण मिलता है, अच्छी मशीनरियों के बारे में दिया जाता है जानकारी, हम लगातार दी जा रही है। और डेयरी के विषय में भी हमें जानकारियाँ दी जाती है। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए क्या क्या जानकारी जो है वो हमारे किसानों को दी जा रही है HAU यानी जो कृषि विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं हिसार के, वहाँ से। और इसके अंतर्गत आपको बता दें कृषि विज्ञान केंद्र भी आता है जो लगातार कोशिश यही कर रहा है कि किसान जागरूक हो सकें, तमाम योजनाओं का उन्हें फ़ायदा मिल सके और सारी जानकारी किसानों को दी जाए। जो विशेषज्ञ हमारे उनके पास हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे HAU के बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह का फ़ायदा, किस तरह की जो मदद है वो हमारे किसानों को मिलती है। क्या आपको लगता है, जवाब तो हालांकि सब ही ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी किस जवाब में निकल कर आई? मैं पहले बताना चाहूँगा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किस प्रकार से काम कर रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 3 टायर सिस्टम है। इसमें टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन आती है। अध्यापन कार्य के अंदर टीचिंग में जो अध्यापन कार्य में विभिन्न कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। कृषि से संबंधित जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी प्रकार के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जी। रिसर्च जो अनुसंधान जो केंद्र है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं ताकि किसान भाइयों को नई से नई वैरायटी और अच्छे से अच्छे पौधे किसान भाइयों को मिल सके। जी। और एक्सटेंशन जो तीसरा पार्ट है वो एक्सटेंशन का है, विस्तार शिक्षा निदेशालय के अंदर काम कर रहा है। उसके अंदर
हमने विभिन्न प्रकार के कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने चला रखे हैं और एटेक के नाम से हमारा एक सेंटर है जिसके अंदर एक हेल्पलाइन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसान भाई फ़ोन करते हैं उसमें जी। उसका नंबर 1800-180-3001 है। उसमें कोई भी किसान भाई सोमवार, बुधवार और वीरवार को 10 से 12 बजे तक बिना किसी खर्चे के फ़ोन कर सकता है और किसी भी प्रकार की किसी से संबंधित जानकारी ले सकता है जी। इसी तरह से हिसार में ही सानिया नेहवाल IATT सेंटर है जिसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं। वो अनुसूचित जाति के लिए अलग से भी कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं। उसमें 5 दिन के, 20 दिन के इस प्रकार से कोर्सेज हैं। वहाँ रहने की सुविधा, खाने की सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार से एक्सटेंशन के अंदर, विस्तार शिक्षा निदेशालय के अंदर हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि ज्ञान केंद्र खुला हुआ है जी, जो 1 दिन की, 5 दिन की और 21 दिन तक की ट्रेनिंग करवाता है। इसके अंदर अनुसूचित जाति के लिए अलग से भी ट्रेनिंग होती है और ताकि जो भी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान हुआ है उसका विस्तार किस प्रकार से हो सके, उसका उन जो नई वैरायटीज़ हैं उनके बारे में किसानों को बताया जा सके, ये कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है। इसके अंदर कुछ ट्रायल भी लगाए जाते हैं, किसान के खेत पे भी लगाए जाते हैं। जो नई वैरायटी आती है उसको कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसान के खेतों पे लगा के बताया जाता है कि इसकी उपज और ये इस प्रकार से जो है किसी भी बीमारी से या किस प्रकार से रेजिस्टेंट है, तो इस तरह का फ़ायदा भी किसान भाइयों को डायरेक्ट दिया जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि लगातार जो मदद है वो किसानों को दी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा एक मुश्किल का क्षण आपके लिए एक बार फिर होगा, अगर आप हमें बता सकें कि कौन है इस बार हमारे किसान कप का हकदार। किसान कप का हकदार तो कुछ हद तक तो, क्योंकि हरी सिंह जी पहले कप ले चुके हैं, अगर इनको दोबारा दे सकते तो इन्होंने बड़ा डिटेल में बताया है जी। बाकी हम थोड़ा सा इस बारे में निराश भी हैं कि हम आप लोगों के बीच में रहते हैं, हर बारी आपको इस बारे में बताते हैं। देखिए, हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनमें थोड़ी सी निराशा है कि आप लोगों ने ज़्यादा जवाब नहीं दिए। किस प्रकार से आपके बीच में काम कर रहा है, किस प्रकार से हम आपके बीच में रहते हैं, और उसके बारे में आप थोड़ा खुल के बताएँ तो और भी अच्छा होगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि दोबारा से पूछा जाए और इसके बारे में दोबारा बताया जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा, जैसा हमने कहा कि जो मुश्किल है आपके लिए, हम चाहेंगे आप बताएं कौन है इस बार हमारे किसान कप का हकदार। ये हरी सिंह जी का जो आंसर था वो ज़्यादा सटीक था और डिटेल में था। चलिए, बिल्कुल, यानी जो हमारे किसान हैं जिन्होंने आखिर की तरफ से हमें जवाब दिया, मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार फिर हरी सिंह जी के लिए। और इनका जो जवाब था वो एक सटीक जवाब लगा हमारे विशेषज्ञों को। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजा दीजिए इनके लिए ज़रूर आप। तो जवाब इनकी तरफ से हमारे पास जो आया था, बताया उन्होंने किस तरीके से विश्वविद्यालय जो है वो लगातार काम कर रहा है। साथ ही हमारे विशेषज्ञ जिन्होंने आज हमें बताया न सिर्फ जल संरक्षण बल्कि बागवानी की अगर बात की जाती है तो किस तरीके से बागवानी से हमारे किसानों को फ़ायदा पहुंच सकता है, पहुंच भी रहा है। साथ ही साथ सरकारी योजनाएं जो है उनकी जानकारी लगातार जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, वो भी किसानों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि कार्यक्रम में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजाकर शुक्रिया कहा जाए जो हमारे विशेषज्ञ आज आपके बीच में पहुँचे हैं। किसान भाई जो हैं शायद थोड़े से कुछ निराश हैं, सबको कप नहीं मिला। उम्मीद मैं कर रहा था शायद जोरदार तालियां जो है उनकी आवाज़ मेरे को इस बार आएगी। देखिए, थोड़ा सा सही, लेकिन देर से हमारे जो किसान भाई हैं इस बात को समझे। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए, इस गांव की अगर बात की जाए, हमने देखा किस तरह का जोश और जानकारी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जो आज हमारे किसान भाइयों ने दी। और उम्मीद करते हैं कि जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है, इस जानकारी से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। आगे भी आपको इस तरह की जानकारी जो है किसान प्रश्न मंच के माध्यम से देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार पहुँचेंगे आपके राज्य में, आपके ज़िले में, और वहाँ भी किसानों से करेंगे सवाल जवाब। फिलहाल के लिए किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।